केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने ईद की मुबारकबाद दी। भालकी में मराठा समाज की शक्ति का प्रदर्शन, मनोज दादा ने लिया भाग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज दुनिया भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। इस मौके पर एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, ईद के इस शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह की रहमत आपके मार्ग को रोशन करे और आपको शाश्वत खुशी की ओर ले जाए। ईद मुबारक। भालकी में मराठा समाज द्वारा आयोजित किया गया। भालकी में मराठा समाज द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का आयोजित किया गया, जिसमें मराठा समुदाय के लोकप्रिय नेता मनोज दादा ने हिस्सा लिया। मनोज दादा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मराठा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। समाज के सभी लोग एक साथ आए। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में लोगों का 50,000 लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मनोज दादा पहली बार महाराष्ट्र से बाहर कोई सम्मेलन कर रहे थे। भाजपा के राज्य महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट करके कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस में मंत्री के परिजनों को टिकट दिया गया है। इस मौके पर बीदर लोकसभा उम्मीदवार भगवंत खुबा, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, सिद्धू पाटिल, एमएलसी रघुनाथराव मलकापुरे, पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशिमपुर, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खोबा, प्रकाश खंडे सहित अन्य भाजपा और जेडीएस नेता उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। क्षेत्र का सौभाग्य है कि उनमें से एक साहिब चंद, उनका निवास यहीं बीदर के गांव में होता था और मुझे लगा कि मेरे कार्यक्रम के प्रोटोकॉल में नहीं था। मुझे लगा कि उस स्थान का दर्शन करना चाहिए, इसलिए मैं चला गया था। मैं पिछले 2 महीने से कर्नाटक में हूँ और कर्नाटक की सभी लोकसभा का मेरा भ्रमण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं से, जनता दल सेकुलर के अधिकांश नेताओं से और कर्नाटक में विशेष रूप से बेंगलुरु और मैसूर में जो उत्तर भारत के लोग रहते हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा तादात्म्य और समन्वय स्थापित हुआ है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहने की स्थिति में हूँ कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी जेडीएस का संयुक्त दल 28 में से 28 सीटें जीत चुका होगा। कांग्रेस के पास जो इकलौती सीट 2019 के चुनाव में थी, बेंगलुरु रूरल, वो बुरी तरह से हार चुके होंगे। आज सुबह से मैं बीदर में हूँ। इसके पूर्व भी बीदर के जनप्रतिनिधियों से मेरी 2 बार बैठक। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच कांग्रेस की राज्य इकाई ने भी मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी जेडीएस के अपवित्र गठबंधन द्वारा समर्थित उपद्रवियों ने कन्नड़ अखबार की एक रिपोर्ट की नकल करते हुए दुष्प्रचार का एक टुकड़ा तैयार किया है। यह फर्जी खबर सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली सामग्री से भरी हुई है और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। मैंने पहले ही इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। हमें इसके पीछे निहित स्वार्थों की जानकारी है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। पुलिस शिकायत बेंगलुरु के वेस्ट डिवीजन सीएन साइबर क्राइम आर्थिक अपराध और नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सिद्धरामैया ने कहा कि निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से राजनीतिक विरोधियों से उलझने के बजाय चुनाव जीतने के लिए इस तरह की कपटपूर्ण रणनीति का सहारा लेना भाजपा और जेडीएस के बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। जिस पार्टी ने 10 साल तक देश पर शासन किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए फर्जी खबरें गढ़ने का इतना घृणित स्तर तक गिर गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी के पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को वोट देना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। राहुल गांधी का नेतृत्व पूरी तरह विफल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लेने से झिझक रहे हैं, येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने प्रचार किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल बंद हो रहा है। एचएएल को 84,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश मिले हैं। 50,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर पर बातचीत चल रही है। 2023-24 में एचएएल ने 29,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को माफी मिलेगी? कांग्रेस में भरोसेमंद नेतृत्व और उपलब्धियों का अभाव है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस केंद्र सरकार के अनुदान को लेकर सवाल उठाकर और विवाद खड़ा कर लोगों का ध्यान भटका रही है। येदियुरप्पा ने कहा, यह उनका भ्रम है कि वे ऐसा करके सत्ता में आ जाएंगे। जेडीएस अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि वोक्कलिगा समुदाय उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सभी बयानों पर नजर रख रहा है और वे उन्हें जवाब देंगे। मैंने कभी भी मठ या सामुदायिक पादरी के नाम का दुरुपयोग नहीं किया है। मुझे शिवकुमार से सीखने की जरूरत नहीं है। उनके बयानों को वोक्कलिगा समुदाय द्वारा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक मठाधीश किसी सरकार के पतन पर सवाल क्यों उठाएगा? पोटिफ और राजनीति के बीच क्या संबंध है? स्वामी जी सरकार गिरने की बात क्यों करेंगे? धार्मिक दृष्टि से स्वामी जी हमारे मठाधीश हैं। उनका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए क्यों किया जाएगा? कुमारस्वामी ने सवाल किया। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने धार्मिक मठाधीश के प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। लोकसभा चुनाव में जेडीएस के एक भी सीट नहीं जीतने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि शिवकुमार ने गलती से जेडीएस और राजग उम्मीदवारों का नाम ले लिया था। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि भाजपा शासन के तहत देश की विदेश नीति से जबरदस्त समझौता किया गया। फिलिस्तीनी इजराइल संबंधों पर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिवंगत फिलिस्तीनी नेता यासर अराफत को अपने भाई के रूप में संबोधित किया था। बदले में यासर ने इंदिरा को अपनी बहन कहकर संबोधित किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की पिछली नीतियों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो देश की नीतियां नहीं बदलनी चाहिए, खासकर विदेश नीतियों में दखल नहीं देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे अपने हित होने चाहिए, इसे दूसरों के हितों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने देश के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, पीएम मोदी हमारे हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कुमारस्वामी की राजनीति की शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका एकमात्र काम आलोचना करना है। सदाशिवनगर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे बताएं कि कुमारस्वामी ने किस चीज की आलोचना नहीं की है। उनका काम आलोचना करना है। वह अब कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने पहले मेकेदाटू की आलोचना की थी और अब कह रहे हैं कि वह इसे लागू करेंगे। उन्होंने अपनी सरकार गिराने के लिए बीजेपी की आलोचना की और अब उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया है। वह अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता है और मैं उसके शब्दों की ज्यादा परवाह नहीं करता हूं। कुमारस्वामी ने वोक्कलिगा मठ को भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक वैकल्प वोक्कलिगा मठ बनाया है। हम सभी जानते हैं कि कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा के बारे में क्या कहा और येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी के बारे में क्या कहा। हम यह भी जानते हैं कि देवेगौड़ा ने येदियुरप्पा के बारे में क्या कहा। योगेश्वर, अशोक और अश्वत्थ नारायण ने कुमारस्वामी सरकार गिरा दी, लेकिन अब उन्होंने उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया है। अब वह उस पार्टी के घोषणा पत्र पर आरोप लगा रहे हैं जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति एमईएस जो कर्नाटक के बेलगावी जिले को महाराष्ट्र में विलय करने की मांग कर रही है, बुधवार को घोषणा की कि उसने कर्नाटक में बेलगावी और कारवार लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एमईएस के प्रवेश के साथ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है, क्योंकि 2 जिलों में मराठा मतदाताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। एमईएस ने बेलगावी में महादेवा पाटिल और कारवार सीट से निरंजन सरदेसाई को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। पाटिल 50 वर्षों से अधिक समय से एमआईएस के कर्मचारी हैं, जबकि सरदेसाई 15 वर्षों से इसके लिए काम कर रहे हैं। दोनों नेता अपने कन्नड़ विरोधी और कर्नाटक विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। पाटिल ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कर्नाटक सरकार पर बेलगावी और अन्य हिस्से में मराठी भाषी लोगों पर वर्चस्व करने का आरोप लगाया और लोगों को उनके एमईएस को वोट देने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की। नेताओं ने केपीसीसी अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में बैठक की। हालांकि उन्होंने इस संबंध में मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। डीके शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण एमपी सीट के उम्मीदवार डीके सुरेश भी मौजूद थे। केपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें चुनाव से पहले 2 दिनों के लिए चुनावी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश में 13 मई को विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने ईद की मुबारकबाद दी। पालकी में मराठा समाज की शक्ति का प्रदर्शन, मनोज दादा ने लिया भाग। न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।